औरंगजेब की जिस तरीके से 1707 ईस्वी में मराठाओं के डर और दहशत से तड़प तड़प कर मौत हुई, ये तो हम सभी को पता है। मराठाओं का हर एक वार औरंगजेब के मरने की कहानी लिख रहा था, जिसका पता हमें उसी के द्वारा लिखे हुए कई सारे लेटर से भी चलता है। लेकिन एक ऐसा इतिहास भी औरंगजेब का रहा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। औरंगजेब की मृत्यु एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई, और वो भी ऐसी दर्दनाक तड़प के साथ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, हालात ऐसे हो चुके थे कि औरंगजेब के मरने की खबर तक मुग़ल कैंपों में फैल चुकी थी। 1662 ईस्वी से शुरू हुई ये दास्तां लगभग 2 महीने तक चली, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु का बिगुल तक बज चुका था। सांस जाने लगी, खून निकाले गए, बॉडी पैरालाइज हो गई, यहाँ तक कि बोलने की क्षमता भी औरंगजेब खो चुका था। औरंगजेब की स्थिति एक जिंदे लाश की तरह हो चुकी थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीरकाल में। आज इस वीडियो को बनाने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया गया है वो है स्टोरिया डो मोगोर, जो कि निकोलो मनुची के द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड्स हैं, जिसे बाद में इंग्लिश में विलियम एरविन के द्वारा ट्रांसलेट की गई और 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। निकोलो मनुची मुगल दरबार में एज ए कोर्ट हिस्टोरियन कार्यरत रहे। वो एक आर्टिलरी मैन के रूप में और एज ए फिजिशियन मुगल दरबार में कार्यरत रहे, जिस कारण से वो मुगल के इंटरनल और प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारियां अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। औरंगजेब, जो कि अपने सनकपन के लिए पूरे भारत में मशहूर हो चुका था, वो अचानक से 22 मई 1662 को बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार हो जाता है, जिसके कारण उसे डेरिलियम नाम की घातक बीमारी हो जाती है, जिसमें इंसान ना ही बोलने की क्षमता रख पाता है और ना ही सोचने समझने की, और शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है मानो शरीर कुछ ही समय में गलने की स्थिति में जाने वाली हो। औरंगजेब धीरे धीरे अपने सेंसेस को भी खोता जा रहा था। अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर गले हड्डियों के साथ पड़ा हुआ था। फिजिशियन हकीम उल मुल्क लाख कोशिशें किए जा रहे थे कि खून की गर्मी को कम किया जाए, लेकिन वो बार बार असफल हो रहे थे। हर चीज़ आजमाने के बाद अब उनके पास मात्र एक ही रास्ता बचा, और वो था औरंगजेब के शरीर से खून को निकाला जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन कहा जाता है ना, जब इंसान का समय ख़राब चल रहा हो तो चीज़ें बिगड़ती ही चली जाती है। खून निकलने पर औरंगजेब अपने बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध और बेचैन होकर शरीर को अस्थिर करने लग गया, जिसके कारण उसके शरीर पर लगे हुए बैंडेज लूज पड़ने लग गए, जिसके कारण दोबारा से उसके शरीर से खून की धार बहनी शुरू हो गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि लोग अपनी आंखों को मूंदने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से इस परिस्थिति से औरंगजेब को निकाला गया और दोबारा नए सिरे से बैंडेज को लगाया गया। स्थिति थोड़ी सामान्य हुई ही थी कि औरंगजेब, जो कि गर्मी से तड़प रहा था, वो ठंडे तरबूज खाने की ख्वाहिश रखता है, जिसे हकीम उल मुल्क के द्वारा स्वीकृति भी मिलती है। लेकिन उसकी ये चाहत फिर से उसकी मृत्यु का कारण बन के आ खड़ी थी। तरबूज खाते ही औरंगजेब को जीभ में पैरालाइसिस मार जाता है, जिसे टंग पैरालाइसिस कहते हैं। अब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि औरंगजेब अपने शरीर के साथ साथ अपने बोलने की शक्ति को भी खो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु चीख चीख कर उसे अपने पास बुला रही हो। इतनी भयावह और इतनी दर्दनाक स्थिति में औरंगजेब को देखने के बाद फिजिशियन हकीम उल मुल्क ने भी औरंगजेब के जिंदा रहने की उम्मीद खो चुके थे। अब इंतजार था तो औरंगजेब की मृत्यु का। दिल्ली से लेकर आगरा तक औरंगजेब जिंदा है या मर चुका है, इसका सनसनीखेज समाचार लोगों के कानों तक पहुंच चुका था। इस बात से अनजान कि औरंगजेब अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इतने बड़े कौतूहल के बीच एक ऐसा शख्स अपनी पैनी निगाहें औरंगजेब के हर एक सांसों को गिन रही थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस
उसकी खुद की बहन थी। उस सन्नाटे भरे कमरे में औरंगजेब को तिल तिल कर मरते हुए उसकी बहन रोशन आरा बेगम अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दुख के साथ कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी थी, जो कि इस बात का सबूत था कि उनके दिमाग में कोई एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसे वो मुगल की राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि सुल्तान आजम का था, जो कि उस वक्त महज 9 वर्ष के थे। हालांकि मोहम्मद मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का बड़ा बेटा था, वो इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था कि उसकी बुआ उनकी माँ और उनके बेटे से मतभेद और जलन की भावना रखती है, और इसी वजह से वो मुगल की राजगद्दी को किसी और को सौंपना चाहती है। ऐसी विकट स्थिति को देखने के बाद मोहम्मद मुअज्जम डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गया, और इसी डर के साथ वो औरंगजेब के सबसे खास जनरल राजा जयसिंह के पास पहुंचता है और उनके पैरों में गिरते हुए अपनी दास्तां सुनाता है, जिसे सुनने के बाद जयसिंह उसे गले लगाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जयसिंह मोहम्मद मुअज्जम से आगे सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या औरंगजेब मर चुका है या अभी भी वो ज़िंदा है। यह सवाल सुनकर मोहम्मद मुअज्जम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम भरी आंखों से जवाब देता है कि इस सवाल का जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि उनकी बुआ आरा बेगम उन्हें औरंगजेब के कमरे के आसपास भी नहीं भटकने देती। मुअज्जम की ऐसी बातें सुनकर जयसिंह को काफ़ी आश्चर्य होता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाते हुए वहाँ से विदा करते हैं और तुरंत आरा बेगम के चहेते यनक यानी हरम की रखवाली करने वाला, जिसे आम भाषा में नपुंसक हिजड़ा कहते हैं, उसे वो पत्र लिखता है, जिसके साथ उसे 200,000 ऑफर करता है, जिसके पीछे वो ये कंडीशन रखता है कि उसे सही जानकारी चाहिए कि औरंगजेब मर चुका है या अभी भी जिंदा है। पत्र मिलते ही यनक जवाब देते हुए लिखता है कि औरंगजेब अभी भी जिंदा है। यह खबर तुरंत वो उसके बेटे मुअज्जम को पहुंचाता है और उसे बेफिक्र होने की सलाह देता है। वहीं दूसरी तरफ वो जिंदा है इसका सबूत देने के लिए वो इतनी गंभीर हालत होने के बावजूद अपनी उपस्थिति दरबार में सबके सामने जाहिर करता है, ताकि लोग यह ना समझ बैठे कि उनका राजा मर चुका है। धीरे धीरे औरंगजेब अपने सेंसेस को गेन करना शुरू कर देता है। उसका शरीर भी धीरे धीरे अब स्थिर होते दिखाई देने लगा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था कि उसकी बहन आरा बेगम ने उनके पीठ पीछे कैसी तुच्छ हरकतें की है। अपने भाई के नज़र में ही वो अब गिर चुकी थी, लेकिन औरंगजेब इस गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद अब और भी अपने मजहब के प्रति सख्त हो चुका था और उन सभी को रिवार्ड भेजता है जिन्होंने ऐसी गंभीर हालत में उसका साथ दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब लगभग 2 महीने के बाद अपने दैनिक दिनचर्या को कर पाने में सफल होता है और आगे 45 साल तक अपने क्रूरता का कहर पूरे भारतवर्ष पर दिखाता है।